तो पोलराइजेशन के लिए कई जगह ये स्पेलिंग भी यूज होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेड की जगह एस भी यूज हो जाता है। तो पोलराइजेशन, वेव्स का पोलराइजेशन क्या होता है, ये बातचीत करते हैं। तो जो हमारे पास वेव्स का, लाइट वेव्स जो होती हैं ट्रांसवर्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, ये पता लगा इस प्रॉपर्टी से। अब समझना है कि भाई ट्रांसवर्स वेव होती कैसी है। अगर वेव ऐसे चल रही है, ठीक है ना, और वेव के जो पार्टिकल हैं वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। ऊपर नीचे क्या होता है, मतलब वेव जहां को जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है। तो ऐसी वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। ट्रांस ट्रांस मैं फिर समझा रहा हूँ, ट्रांसवर्स वेव वो है जो वेव जिनसे बनी है ना, वो वेव के जो पार्टिकल, सरल शब्दों में समझिए तो वो वेव के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। आप ऐसी कोई रस्सी हाथ से पकड़िएगा और ऐसे झटका दीजिए, एक तरफ बांध रखिए मान लो, ऐसा होता है नहीं, ऐसे आ जाती है वेव में ऊपर नीचे, लंबी रस्सी बांधी, यस। थोड़ा हाँ ढीला छोड़ दे तो ये। अब बच्चों, ट्रांसवर्स वेव जो है, अगर वो वेव मैकेनिकल वेव है, जैसे मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है, तो चीजें समझाना आसान है, क्योंकि मैकेनिक्स में चीजों को हम काफी हद तक चीजें दिखा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ऐसा हम लोग एक ऑब्जेक्ट उठाते हैं, जैसे ब्लेड जैसा, जिसमें एक होल होता, ठीक है, ये, उससे हम पास करा देते वेव को, कोई रस्सी जैसी सोचिए। तो अभी ये जो मैंने अभी लगाया, इसके लंबाई जो है वर्टिकल है, तो ठीक है। लेकिन अगर मैं ये जो ब्लेड है इसको हॉरिजेंटल रख देता, तो क्या रस्सी ऊपर नीचे उठ फिर हो पाएगी कैसे? अभी इससे मैं ये कह रहा हूँ कि वेव जितना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही है, होल उससे थोड़ा बड़ा है, तो वेव्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो होल से भी गुजरते हुए निकल जा रही हैं। क्लियर है? लेकिन अगर यस। ये ब्लेड ऐसे रख देता मैं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये वाइब्रेशन निकल पाते फिर? हाँ सर। फिर नहीं निकल पाते। हाँ, वो निकलने के बाद फिर सीधे हो जाते, फिर वो ऐसा हो जाता। तो यहां पर ये साबित हुआ ना कि ये वेव कैसी वेव है, ट्रांसवर्स है। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्या, वो समझिए, जिसमें पार्टिकल मोशन के ही डायरेक्शन में आगे या पीछे वाइब्रेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव तो अभी भी निकलती, पहले भी निकलती ना। हाँ और ट्रांसवर्स वेव में क्या हुआ, जब वो होल मतलब वर्टिकल पोजीशन पे था तब तो वो निकल गई आराम मतलब तब तो वो उसमें वाइब्रेशन हुए, लेकिन जब उसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दिया तब नहीं हो रहे थे। हाँ, तो इसका मतलब जो वेव नीचे वाली है वो ट्रांसवर्स है, ये साबित हो, क्योंकि जो ऊपर नीचे वाइब्रेशन थे वो बंद हो गए, वो नहीं निकल पाए। अब क्लियर है? हाँ तो ये मैकेनिकल
एग्जाम्पल था, रस्सी वाला, एक पतली सी रस्सी ले लो और उसमें वाइब्रेशन देखो, और इस तरह से उनको डिमिनिश कर दो, खत्म कर दो, तो वो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन नहीं कर पाएंगे। ये तो हमें समझ में आ ही रहा है। तो बच्चों, ऐसा ही कुछ लाइट के साथ भी होता है। अच्छा, रस्सी के साथ यह है कि आप भी समझ रहे हैं, ये ऊपर नीचे ही है, लेकिन लाइट के साथ क्या होता है कि लाइट रेज अगर ऐसे जा रही हैं, तो उनमें वाइब्रेशन जो है इसके परपेंडिकुलर जितनी पॉसिबल डायरेक्शन है, ऐसे हो रहा होता है। तो बेसिकली अगर आप एक सर्कल बना लें इस तरह का, तो ये वाइब्रेशन पॉसिबल, वाइब्रेशन की डायरेक्शन होगी। समझ में आया? हाँ। यस। तो ये सभी डायरेक्शंस में होंगे, थ्री डी पिक्चर समझिएगा। और ये सभी अगर जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं जहाँ सही का निशान है, ये लाइट की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है सर। अब अगर यहाँ मैकेनिकल एग्जाम्पल था ऊपर, तो बच्चों कई सारे क्रिस्टल बड़े खास होते हैं। एक क्रिस्टल का नाम है टोपाज, एक का नाम है टूरमलीन। ऐसे कई सारे क्रिस्टल हैं। तो क्रिस्टल क्या करते हैं, अगर वो क्रिस्टल यहाँ पर रख दिया जाए, तो इन क्रिस्टल की अपनी ऑप्टिक एक्सिस होती है। कैसी एक्सिस होती है? ऑप्टिक एक्सिस। हाँ, उस एक्सिस होगा क्या, उस एक्सिस के अलोंग जो वाइब्रेशन बचेंगे वो तो अभी भी रहेंगे, बाकी सब हट जाएंगे। बाकी सब हट जाएंगे। हट। इससे साबित हुआ कि अच्छा लाइट का ट्रांसवर्स नेचर है। अब ये जो लाइट बची है, दैट इज पोलराइज्ड लाइट। अब केवल नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा नहीं हो रहा है इसमें। हाँ। पहले लाइट के वाइब्रेशन देखो, और इस क्रिस्टल जो है टूरमलिन क्रिस्टल ही मान लीजिए, टूरमलिन क्रिस्टल से निकलने के बाद वाइब्रेशन देखिए केवल। तो इस लाइट को पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। क्लियर हो पाया पोलराइजेशन क्या है? हाँ। यस सर। फिर अब पहले समझिए अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। क्रिस्टल में घुसने से पहले जो लाइट थी वो अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड लाइट में जो वाइब्रेशन है, वो जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर पूरा सुदर्शन चक्र जैसा बन रहा होता है। और टूरमलिन या टोपाज जो क्रिस्टल हैं, इनकी अपनी एक ऑप्टिक एक्सिस होती है। उस एक्सिस के अलोंग जो वाइब्रेशन है वो तो बचेंगे, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये वैसा ही नहीं हुआ जैसे ऊपर ब्लेड लगाई मैंने। ब्लेड का होल जो है, ब्लेड की ऑप्टिक एक्सिस मान लो, हाँ। जो उसके अलोंग वाइब्रेट करेगा वो तो निकल जाएगा, बाकी सब खत्म। हम्म। मैकेनिकल इक्विवेलेंट हुआ ना वो। अब उसी का ऑप्टिकल वर्जन बना रहे हैं हम यहाँ। साइंस ऐसे ही आगे बढ़ती है कि ऐसे ही जो वहां हुआ तो ऐसे ही टाइप का कुछ यहाँ भी सोचो बस। तो फिर इससे निकलने के बाद केवल वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में रहेगी, बाकी सब खत्म। तो ये लाइट अब पोलराइज लाइट हो गई बच्चों। एक्चुअली जो आप कहेंगे कि आप ढंग से डिटेल में क्यों नहीं समझा रहे हैं, उसकी वजह है बच्चों। एक महान फिजिसिस्ट हुए हैं मैक्सवेल।
मैक्सवेल ने ये समझाया था कि जो लाइट है ना, लाइट वेव या रेडिएशन, इलेक्ट्रो, उसको हम लाइट बोलना गलत है, उसको क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चलो अभी तो लाइट को क्या बोलना चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ, वेव्स या हाँ, मतलब वेव। रेडिएशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसका एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक होता है और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक। मैग्नेटिक होता है। और यहां से उनकी चार फील्ड इक्वेशन आई थी, वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया था। मैक्सवेल अद्भुत इंसान थे, इतना जबरदस्त काम है इनका कि अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब अपने कमरे में इनका फोटो लगाए रहते थे, वो इनसे हाईली इंस्पायर्ड। तो मैक्सवेल को बच्चे उतना रिगार्ड आजकल मैंने देखा नहीं देते जितना उसे मिलना चाहिए। तो उस इंसान ने ये समझाया था कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट है। तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की बात हो रही है, वाइब्रेशन की। अब क्योंकि मैं उतना डीप नहीं समझा सकता, तो मैं बस ऐसे ही समझा रहा हूँ। पोलराइजेशन होता क्या है आपके लिए इतना ही काफी है। जबकि मैं पोलराइजेशन पे कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया है, तो डिटेल में 2 चैप्टर होते हैं इस यूनिट में, पोलराइजेशन में 2 चैप्टर। बल्कि हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस के 2 चैप्टर, डिफ्रेक्शन के 2 चैप्टर, एक फ्रेजनेल एक फ्राउनहोफर, पोलराइजेशन के 2 चैप्टर। काफी डिटेल होती है, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो जाता है क्योंकि मैक्सवेल आ जाते हैं आपके लिए, इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ वो सब। आप इतना अगर समझ पाए हो तो ये पर्याप्त है अभी, बेसिक जो आपके अंडरस्टैंडिंग। और पोलराइजेशन का बहुत ज्यादा यूज है बच्चों, इवन आपके किताबों में हॉलमार्क लगा होता है, अगर आपने देखा होगा तो। देखा है, एक स्टिकर जैसा लगा होता है जिसको अलग अलग एंगल से देखने पे वो अलग अलग कलर का दिखता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, सर। बिल्कुल। तो पोलराइजेशन का जो उपयोग है वो हॉलमार्क बनाने में, एक समझ लीजिएगा, हॉलमार्क आइडेंटिफाई करता है कि चीज ओरिजिनल है या नहीं। बहुत यूज है पोलराइजेशन के, पोलराइजर के। मेरे ख्याल से अब वो समझाने लगे तो एक लंबा लेक्चर में एप्लीकेशंस पे ही दे सकता हूँ। पोलराइड सनग्लासेस होते हैं, 3D पिक्चर देखने के काम आते हैं। पोलराइड फिल्टर होते हैं आजकल तो। विंडशील्ड होती हैं। कई बार 2 ग्लास एक साथ लगाने से लाइट की इंटेंसिटी अपने आप कम या ज्यादा की जा सकती है खिड़की दरवाजों से। तो बहुत सारी चीजें हम पोलराइजेशन की मदद से कर सकते हैं। तो खैर, ये मुझे लगता है ज्यादा है। आपको समझ में आया कि पोलराइजेशन बेसिकली आपके लेवल पे पूछा जाए अगर, तो आप केवल इतना कहिए कि ये वो कंफर्म करता है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि बाकी सब तब वो ट्रांसवर्स वेव में ही ये बाकी वाइब्रेशन हटेंगे। लॉन्गिट्यूडनल में तो अगर पास हो रही है लाइट तो सभी निकल ही जाएंगे ना हमेशा। हाँ तो ट्रांसवर्स नेचर समझाइए बस। ठीक है, हाँ। चलिए। तो यस। हाँ, तो ये काफी है अभी।